सीरीज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। तो आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 के जो लेसन है उसका मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको देने वाली हूँ। इसके पहले भी ये जो लेसन्स है मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, बट वो अपनी टेक्स्ट बुक के कॉपी के ऊपर मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। अभी से जो आगे के वीडियोज़ होंगे उसमें मैं आपको बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम साइंस 2 का फर्स्ट लेसन स्टडी करने वाले हैं, उसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हम पहले ये समझेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है, उसके बाद में हम इवोल्यूशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो अभी हम स्टडी करेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी कि क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर ऑफ अ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। यानी कि हेरिडिटी में क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, तो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स के बॉडी के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होने की जो प्रोसेस है उसको हेरिडिटी ऐसे कहा जाता है। और ये जब भी ट्रांसफ़र होते हैं तो वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं? जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। अभी जीन्स किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। यानी कि ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर है वो अपने बॉडी के अंदर डीएनए के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन से उसके नेक्स्ट जनरेशन में। तो इस तरह से ये ट्रांसफ़र होते हैं। अभी हम देखते हैं समटाइम्स म्यूटेशन ऑफ द जीन्स हैपन्स विच कॉजेज अ चेंजेस इन अ हेरिडिटी। अभी यहाँ पर क्या आया है? म्यूटेशन, ये एक न्यू टर्म आई है। म्यूटेशन में क्या होता है कि अपने जो डीएनए है, जो हेरिडिटी कैरेक्टर अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं थ्रू जीन्स, तो ये जो कैरेक्टर है उनमें सडन कुछ चेंजेस आते हैं। तो सडनली कुछ चेंजेस अपने जीन्स के अंदर आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशंस बोलते हैं। अभी इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिरोशिमा एंड नागासाकी ये जो प्लेसेस है वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, और ये बॉम्ब ब्लास्ट का असर क्या हुआ था कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके बॉडी के ऊपर उसका असर हुआ था, क्योंकि वो बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ किए गए थे, और उनसे जो रेज बाहर निकलते हैं वो बहुत ही हार्मफुल रेज थे, और वो रेज का असर वो जो लोग वहाँ पे रहने वाले हैं उनके बॉडी के ऊपर हुआ। तो उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने वाली जो जीन्स है, प्रेजेंट होने वाले जो डीएनए हैं, उनके ऊपर उसका असर हो गया। और उनका जो डीएनए के अंदर हमने देखा था लास्ट ईयर में ही कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह होते हैं उनका सीक्वेंस चेंज हो गया, उनमें अचानक से कुछ चेंजेस आ गए ये इंसिडेंट्स की वजह से, और उनके जीन्स में अचानक से बदलाव आ गए, चेंजेस आ गए, तो उनको म्यूटेशन ऐसे कहा जाता है। अभी उनमें क्या चेंजेस आ गए कि बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ वहाँ पे फॉर्म हो गए जिनके आँखों के ऊपर उनका कुछ असर हो गया, उनकी स्किन के ऊपर उनका असर हो गया, उनकी हार्ट के ऊपर असर हो गया, तो बहुत सारे ऑर्गन के ऊपर उसके असर उनको दिखने लगे, जो नेक्स्ट जनरेशन में, उनके नेक्स्ट जनरेशन में अभी तक भी वो जो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं उनके बॉडी के ऊपर भी वो असर अभी भी दिख रहे हैं। तो वो उनके बॉडी में अचानक से जो चेंजेस आए उनको कहते हैं म्यूटेशन। तो समटाइम्स ये म्यूटेशन की वजह से ये जो हेरिडिटरी कैरेक्टर है उसमें भी चेंजेस आते हैं। अभी ये जो हेरिडिटी है वो हमें स्टडी करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर अगर हमारे पेरेंट्स को कुछ डिसीज़ है या उनकी बॉडी में कुछ डिफेक्ट हो तो वह वैसे के वैसे ही कैरेक्टर उनके ऑफस्प्रिंग में यानी कि उनके बच्चों के अंदर भी आते हैं। तो हमें वो पैटर्न स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं द साइंस ऑफ द हेरिडिटी इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। यानी कि अगर हमारे पेरेंट्स उनके बॉडी में अगर कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ डिसीज़ हो जाते हैं, तो वो वैसे के वैसे ही हेरिडिटी के थ्रू हमारे बॉडी में भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसको प्रॉपरली डायग्नोस करने के लिए, उसके ऊपर ट्रीटमेंट लेने के लिए, एंड अगर वो अपने पेरेंट्स को है तो वो अपने बच्चों को नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए प्रिवेंशन लेने के लिए हमें हेरिडिटी की स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अभी उसका और एक हम यूज़ देखते हैं कि हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन विच द माइक्रोब्स आर यूज्ड। तो यहाँ पे हाइब्रिड वैरायटीज़, अभी हाइब्रिड वैरायटीज़ यानी कि क्या होता है कि दो अलग अलग वैरायटी
हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और उससे न्यू प्लांट, एनिमल या न्यू स्पीसीज जो भी है वो बनाते हैं, तो उसको हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं। तो ये हाइब्रिड वैरायटी का स्टडी करते वक्त वो हमने कौन सी जीन सिलेक्ट की है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, उसका भी स्टडी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता चले कि हमें जो नेक्स्ट जनरेशन है या नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग मिलने वाले हैं वो किस वैरायटी के मिलेंगे। इसीलिए हमें यहाँ पे भी हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की स्टडी करना ज़रूरी है। एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन विच द माइक्रोब्स आर यूज्ड, चीज़, बटर, ये जो सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, बियर, वाइन, ये सारे बनाने के लिए जो हम माइक्रोब्स यूज़ करते हैं तो उनका स्टडी भी करना ज़रूरी है। इसीलिए हम ये हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। तो ये जो हेरिडिटी है इसकी स्टडी करने के लिए यहाँ पर जेनेटिक्स में 3 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिए गए हैं, वो हमें स्टडी करना ज़रूरी है। तो इसमें से फर्स्ट कंसेप्ट है ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड इज ट्रांसलेशन एंड थर्ड इज ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर जो जीन्स बनी होती है तो वो किसकी बनी होती है, तो डीएनए के बनी होती है। तो डीएनए क्या करता है कि सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो अपने बॉडी में ऐसे बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होती है जो अलग अलग सेल्स को कंट्रोल करने का काम करती है एंड अल्टीमेटली ये अपने बॉडी को ही कंट्रोल करने का काम करती है। बट ये काम में उसको हेल्प कौन करता है, तो यहाँ पर आरएनए उसको हेल्प करता है। सो विद द हेल्प ऑफ डीएनए द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ डीएनए, तो जीन्स किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है इन फंक्शनिंग ऑफ अ सेल। तो डीएनए क्या करता है कि सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है और जीन क्या करती है कि थ्रू आउट द बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है। बट ये काम में उनको आरएनए जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मली प्रोटीन्स आर सिंथेसिस बाय डीएनए थ्रू द आरएनए इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल डॉग्मा। अभी हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उनका काम क्या होता है कि प्रोटीन बनाने का काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम डीएनए करते हैं। बट कैसे, आरएनए के हेल्प से। आरएनए के हेल्प से डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ये जो प्रोसेस है उसको सेंट्रल डॉग्मा ऐसे कहते हैं। ये जो सेंट्रल डॉग्मा है ये वर्ड फिलिप्स के लिए या वन लाइन क्वेश्चन के लिए, डेफिनेशन के लिए भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखो डीएनए में हमने देखा था कि डीएनए में क्या होता है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो डीएनए से आरएनए फॉर्म होने की जो प्रोसेस है उसको ट्रांसक्रिप्शन ऐसे कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं mRNA इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑन अ डीएनए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डीएनए होता है ये ऐसा है, डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होता है और डीएनए के ऊपर यहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे कि ए है तो ये डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ, सी है तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है जी के साथ, जी है तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सी के साथ। और ए जो है यानी कि एडेनिन थायमिन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड ही बनाएगा। वाइस वर्सा थायमिन जो है वो एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाता है एंड साइटोसिन होता है वो ग्यूआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाता है एंड ग्यूआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये एक दूसरे से बॉन्ड के थ्रू कंबाइंडली यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो ये डीएनए के स्ट्रक्चर के थ्रू ये एमआरएनए का ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एमआरएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो एमआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसके ऊपर यहाँ पर ये अलग अलग नाइट्रोजन बेसेस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ए जी सी टी, ये इस तरह से नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं। द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स is the sequence of the nucleotides in mRNA being produced is always complementary to the DNA। अभी यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये जो DNA है इसको स्प्लिट करके इनका क्या बनने वाला है, mRNA बनने वाला है। यानी कि यहाँ पे ये जो 2 स्ट्रैंड है वो अभी सेपरेट होके उनका क्या बनेगा, mRNA बनेगा। यहाँ पर मैं लिखती हूँ mRNA, तो mRNA बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है यानी कि अपोजिट है। तो यहाँ पर ए रहेगा यानी कि यहाँ पर ए रहेगा तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा उसके ऊपर टी होगा। यहाँ पर सी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, जी। तो यहाँ पर मैं ये जो ये वाला यहाँ का जो डीएनए का ये जो स्ट्रैंड है
इसका मैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड लिख के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या है, ए है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर mRNA में क्या आएगा, टी आएगा। यहाँ पर सी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ग्योनिन। ये यहाँ पर क्या है, जी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर क्या आएगा, साइटोसिन। तो इस तरह से ये mRNA की आगे की ये जो चेन है वो इस तरह से, आगे का जो स्ट्रक्चर है इसका, ये इस तरह से बनता है। तो इस तरह से ये mRNA फॉर्म हुआ है डीएनए के हेल्प से। यहाँ पर ये जो उनके न्यूक्लियोटाइड्स है ये ऑलवेज एक दूसरे से क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देयर इज अ यूरासिल इन द आरएनए इंस्टेड ऑफ अ थायमिन ऑफ अ डीएनए। दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। अभी यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है कि जो आरएनए यहाँ पर फॉर्म होता है, mRNA यहाँ पर फॉर्म होता है, वो mRNA में क्या होता है कि थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है। थायमिन के बदले में यहाँ पर दूसरा नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है, दैट इज यूरासिल। यानी कि यहाँ पर अब अभी हमने टी जो लिखा था उसको रिप्लेस करके मुझे क्या लिखना होगा, यू लिखना होगा, बिकॉज आरएनए में थायमिन को यूरासिल रिप्लेस करता है, इसलिए यहाँ पर हम यूरासिल लिखेंगे। तो इस तरह से ये डीएनए के हेल्प से डीएनए को स्प्लिट करके उसका mRNA फॉर्म होने की जो प्रोसेस है उसको ट्रांसक्रिप्शन ऐसे कहा जाता है। तो अभी यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रिपल कोडॉन। ट्रिपल कोडॉन यानी कि क्या होता है, अभी देखो यहाँ पर ये डीएनए से mRNA की होने की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है, न्यूक्लियस में होती है। क्योंकि हमें पता है कि जो डीएनए है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये जो mRNA फॉर्म होने की जो प्रोसेस है वो भी कहाँ पर हो जाएगी, वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही हो जाएगी। अभी जो न्यूक्लियस में mRNA फॉर्म हुआ है वो बाद में कहाँ पर आने वाला है, न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर आने वाला है। तो द mRNA फॉर्म इन द न्यूक्लियस कम्स इन द साइटोप्लाज्म एंड ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज from a DNA containing the coded form amino acids। अभी ये जो mRNA है वो कहाँ पर आ गया है, साइटोप्लाज्म में आ गया है, और उसके पास ये जो मैसेजेस है ये किसके फॉर्म में है, कोड के फॉर्म में है। यानी कि यहाँ पर ये जो 3-3 का ग्रुप बनाया जाता है वो डिसाइड करता है कि वो कौन सा अमाइनो एसिड बनाएगा। तो ये जो 3-3 का ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, कोडॉन ऐसे बोलते हैं। कोड ऑफ ईच अमाइनो एसिड्स कंसिस्ट ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड एज अ ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये 3-3 का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। तो इस तरह से हमने ये जो ट्रिपलेट कोडॉन क्या है उसके बारे में भी स्टडी कर लिया है। तो इस तरह से हमने ट्रांसक्रिप्शन इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।